हेलो, आज हम लोग देखेंगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो अमूमन हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी आती है। उस स्थिति में जो रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर है उसे किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो अपने पास पेशेंट आता है जो एमआई मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन के क्लासिकल सिम्टम्स है, जैसे कि सेंट्रल चेस्ट पेन, पर्स्पिरेशन मतलब पसीना आना, वोमिटिंग, ब्रेथलेसनेस एट रेस्ट एंड डिस्निया ऑन एक्सर्शन। ऐसे क्लासिकल एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के सिम्टम्स लेके पेशेंट अपने पास आता है तो सबसे पहले हमें सस्पेक्ट करना है पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है। इसके बाद में सबसे पहली चीज़ अपने को ये देखनी है कि पेशेंट के वाइटल्स कैसे हैं। वाइटल्स में आएगा पल्स, बीपी, SpO2, सेकंड वाइटल आएगा ECG। पेशेंट का ECG इमीडिएटली निकाल के हमें यह तय करना है कि पेशेंट को एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन है या किसी और वजह से ये सिम्टम्स पैदा हुए हैं। जैसे ही हम लोग ECG करेंगे, ECG में अगर ST सेगमेंट एलिवेशन कंफर्म हो जाता है विदाउट डीप क्यू वेव, ECG में नॉर्मल ECG में P वेव, Q वेव, RS एंड T वेव, ये नॉर्मल ECG होता है। ये P वेव है, ये Q वेव है, ये QRS कॉम्प्लेक्स है, ये T वेव है। ये आइसोइलेक्ट्रोलाइट लाइन के अलोंग जब ST सेगमेंट होता है तो थिंग्स आर नॉर्मल। बट अगर P वेव, Q वेव स्मॉल और यहाँ पे ये जो Q, R और S पॉइंट है, ये S पॉइंट ऊपर चला गया है और ये ST सेगमेंट जो है वो आइसोइलेक्ट्रोलाइट से 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा ऊपर है, इसका मतलब पेशेंट एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन में है। जैसे ही ये चीज़ ECG पे कंफर्म हो जाती है, वी हैव टू फॉलो MI प्रोटोकॉल। मायोकार्डियल इंफार्क्शन का जो प्रोटोकॉल है वो हमें फॉलो करना है। क्या क्या करना है? इसका नेमोनिक है मोना। M मतलब मॉनिटर। सबसे पहले पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर लगाना है, ऑक्सीजन लगाना है, नेजल ऑक्सीजन, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। पेशेंट की कंडीशन क्या है वो तय करना है। बट अगर पेशेंट अदरवाइज स्टेबल लग रहा है तो भी और ऑक्सीजन सैचुरेशन 100% होगा तो भी पेशेंट को एटलीस्ट 2 लीटर पर मिनट से ऑक्सीजन स्टार्ट करना है। N इज नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन इज NTG शॉर्ट फॉर्म जिसका है। इंजेक्शन NTG स्टार्ट करना है। आजकल हम लोग NTG की जगह पे इंजेक्शन निकोराइंडिल चालू करते हैं पेशेंट को, क्योंकि NTG का एक साइड इफेक्ट होता है सडन हाइपोटेंशन। जैसे ही अपन ECG में इन्फाक्ट देख के NTG चालू कर देते हैं, पेशेंट का BP लो हो जाना चालू हो जाता है। तो इसकी जगह पे न्यूअर एज ड्रग जो है निकोराइंडिल, इससे हाइपोटेंशन का साइड इफेक्ट कम होता है। तो या नाइट्रोग्लिसरीन या निकोराइंडिल, जो भी ड्रग चॉइस करना है वो करना है। इसके साथ में लोडिंग डोसेस देने हैं। लोडिंग डोसेस क्या है? सबसे पहले टैबलेट सॉर्बिट्रेट 5 मिलीग्राम। कैसी देनी है ये? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का मतलब है जबान के नीचे। जैसे ही पेशेंट का चेस्ट पेन और मायोकार्डियल इंफार्क्शन आपको कंफर्म हो गया है, सबसे पहले चीज आपको करनी है टैबलेट सॉर्बिट्रेट
पेशेंट को सबलिंगुअल देना है। उसके बाद में एस्पिरिन 300 मिलीग्राम, जो टैबलेट डिस्प्रिन 325 मिलीग्राम की आती है, आइडियली ये देनी चाहिए। अगर अपने पास ये अवेलेबल नहीं है और इसकी जगह पे टैबलेट इकोस्प्रिन है, इकोस्प्रिन की 150 की होगी तो 2 देनी पड़ेगी, 75 मिलीग्राम की होगी तो 4 देनी पड़ेगी। पर याद रखना है कि अगर टैबलेट इकोस्प्रिन है तो उसको क्रशर में क्रश करके देना होगा, क्योंकि ये एंटेरिक कोटेड टैबलेट होती है जो मरीज के पेट में जाने के बाद में काफी समय लेती है एब्जॉर्ब होने के लिए। अगर ये एंटेरिक कोटेड टैबलेट हम लोग क्रश करके नहीं देंगे तो वो काफी समय लेगी एब्जॉर्ब होने के लिए। तो अगर इकोस्प्रिन है तो उसको क्रश करके देना है, अगर डिस्प्रिन है तो इसको पानी में डाल के इमीडिएटली दे सकते हैं। अगर डिस्प्रिन के साथ में टैबलेट क्लोपिडोग्रेल, क्लोपिटैब नाम से जो आता है यूजुअली मार्केट में 75 मिलीग्राम का स्ट्रेंथ अवेलेबल होता है यूजुअली, ये 4 टैबलेट देने जरूरी है। तो 300 मिलीग्राम एस्पिरिन, 300 मिलीग्राम क्लोपिडोग्रेल, 300 के लिए 75 मिलीग्राम के 4 टैबलेट, और स्टैटिन्स, स्टैटिन मतलब एटोरवास्टेटिन या रोजुवास्टेटिन। और हेलो, आज हम लोग देखेंगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो अमूमन हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी आती है, उस स्थिति में जो रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर है उसे किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो अपने पास पेशेंट आता है जो एमआई मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन के क्लासिकल सिम्टम्स है, जैसे कि सेंट्रल चेस्ट पेन, पर्स्पिरेशन मतलब पसीना आना, वोमिटिंग, ब्रेथलेसनेस एट रेस्ट एंड डिस्निया ऑन एक्सर्शन। ऐसे क्लासिकल एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के सिम्टम्स लेके पेशेंट अपने पास आता है तो सबसे पहले हमें सस्पेक्ट करना है पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है। इसके बाद में सबसे पहली चीज अपने को ये देखनी है कि पेशेंट के वाइटल्स कैसे हैं। वाइटल्स में आएगा पल्स, बीपी, SpO2, सेकंड वाइटल आएगा ECG। पेशेंट का ECG इमीडिएटली निकाल के हमें यह तय करना है कि पेशेंट को एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन है या किसी और वजह से ये सिम्टम्स पैदा हुए हैं। जैसे ही हम लोग ECG करेंगे, ECG में अगर ST सेगमेंट एलिवेशन कंफर्म हो जाता है विदाउट डीप क्यू वेव, ECG में, नॉर्मल ECG में P वेव, Q वेव, RS एंड T वेव, ये नॉर्मल ECG होता है। ये P वेव है, ये Q वेव है, ये QRS कॉम्प्लेक्स है, ये T वेव है। ये आइसोइलेक्ट्रोलाइट लाइन के अलोंग जब ST सेगमेंट होता है तो थिंग्स आर नॉर्मल। बट अगर P वेव, Q वेव स्मॉल और यहाँ पे ये जो Q, R और S पॉइंट है, ये S पॉइंट ऊपर चला गया है और ये ST सेगमेंट जो है वो आइसोइलेक्ट्रोलाइट से 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा ऊपर है, इसका मतलब पेशेंट एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन में है। जैसे ही ये चीज़ ECG पे कंफर्म हो जाती है, वी हैव टू फॉलो MI प्रोटोकॉल। मायोकार्डियल इंफार्क्शन का जो प्रोटोकॉल है वो हमें फॉलो करना है। क्या क्या करना है, इसका नेमोनिक है मोना।
एम मतलब मॉनिटर। सबसे पहले पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर लगाना है, ऑक्सीजन लगाना है, नेजल ऑक्सीजन, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन क्या है वो तय करना है। बट अगर पेशेंट अदरवाइज स्टेबल लग रहा है तो भी, और ऑक्सीजन सैचुरेशन 100% होगा तो भी, पेशेंट को एटलीस्ट 2 लीटर पर मिनट से ऑक्सीजन स्टार्ट करना है। एन इज नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन इज NTG, शॉर्ट फॉर्म जिसका है। इंजेक्शन NTG स्टार्ट करना है। आजकल हम लोग NTG की जगह पे इंजेक्शन निकोराइंडिल चालू करते हैं पेशेंट को, क्योंकि NTG का एक साइड इफेक्ट होता है सडन हाइपोटेंशन। जैसे ही अपन ECG में इन्फाक्ट देख के NTG चालू कर देते हैं, पेशेंट का BP लो हो जाना चालू हो जाता है। तो इसकी जगह पे न्यूअर एज ड्रग जो है निकोराइंडिल, इससे हाइपोटेंशन का साइड इफेक्ट कम होता है। तो या नाइट्रोग्लिसरीन या निकोराइंडिल, जो भी ड्रग चॉइस करना है वो करना है। इसके साथ में लोडिंग डोसेस देने हैं। लोडिंग डोसेस क्या है? सबसे पहले टैबलेट सॉर्बिट्रेट 5 मिलीग्राम। कैसी देनी है ये? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का मतलब है जबान के नीचे। जैसे ही पेशेंट का चेस्ट पेन और मायोकार्डियल इंफार्क्शन आपको कंफर्म हो गया है, सबसे पहले चीज आपको करनी है टैबलेट सॉर्बिट्रेट पेशेंट को सबलिंगुअल लेना है। उसके बाद में एस्पिरिन 300 मिलीग्राम, जो टैबलेट डिस्प्रिन 325 मिलीग्राम की आती है, आइडियली ये देनी चाहिए। अगर अपने पास ये अवेलेबल नहीं है और इसकी जगह पे टैबलेट इकोस्प्रिन है, इकोस्प्रिन की 150 की होगी तो 2 देनी पड़ेगी, 75 मिलीग्राम की होगी तो 4 देनी पड़ेगी। पर याद रखना है कि अगर टैबलेट इकोस्प्रिन है तो उसको क्रशर में क्रश करके देना होगा, क्योंकि ये एंटेरिक कोटेड टैबलेट होती है जो मरीज के पेट में जाने के बाद में काफी समय लेती है एब्जॉर्ब होने के लिए। अगर ये एंटेरिक कोटेड टैबलेट हम लोग क्रश करके नहीं देंगे तो वो काफी समय लेगी एब्जॉर्ब होने के लिए। तो अगर इकोस्प्रिन है तो उसको क्रश करके देना है, अगर डिस्प्रिन है तो इसको पानी में डाल के इमीडिएटली दे सकते हैं। अगर डिस्प्रिन के साथ में टैबलेट क्लोपिडोग्रेल, क्लोपिटैब नाम से जो आता है यूजुअली मार्केट में 75 मिलीग्राम का स्ट्रेंथ अवेलेबल होता है यूजुअली, ये 4 टैबलेट देने जरूरी है। तो 300 मिलीग्राम एस्पिरिन, 300 मिलीग्राम क्लोपिडोग्रेल, 300 के लिए 75 मिलीग्राम के 4 टैबलेट। और स्टैटिन्स, स्टैटिन मतलब एटोरवास्टेटिन और रोजुवास्टेटिन, रोजुवास, ये 40 मिलीग्राम के 2 टैबलेट, 2 टैबलेट मतलब टोटल 80 मिलीग्राम। तो लोडिंग डोसेस क्या क्या है? डिस्प्रिन का 325 मिलीग्राम या इकोस्प्रिन का 150 मिलीग्राम या 75 मिलीग्राम के टैबलेट्स देने होंगे, तो टोटल 300 मिलीग्राम। मतलब एस्पिरिन 300 मिलीग्राम, क्लोपिडोग्रेल 300 मिलीग्राम और स्टैटिन, एटोरवास्टेटिन या रोजुवास्टेटिन का 80 मिलीग्राम। ये लोडिंग डोज एज अर्ली एज पॉसिबल ASAP पेशेंट को जाना जरूरी है। पेशेंट की कुछ भी हिस्ट्री हो, पेशेंट को ऑलरेडी इकोस्प्रिन टैबलेट, क्लोपिडोग्रेल टैबलेट, एटोरवास्टेटिन टैबलेट चालू है, कुछ भी है, तो भी एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन में जैसे ही पेशेंट आता है, हमें ये लोडिंग डोसेस पेशेंट को देने ही है। डिस्प्रिन 325, क्लोपिडोग्रेल 300 मिलीग्राम और एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम, ये लोडिंग डोज पेशेंट को देना ही है। ये लोडिंग डोज देने के बाद में ऑब्वियसली कार्डियोलॉजिस्ट के साथ में कोऑर्डिनेट करके
आगे का ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करना है। तो अब तक हमने पेशेंट को क्या कर दिया है, मॉनिटर लगा दिया है, ऑक्सीजन लगा दिया है, नाइट्रोग्लिसरीन का इन्फ्यूजन लगा दिया है, और लोडिंग डोसेस दे दिए हैं। लोडिंग डोसेस में एस्पिरिन 300, क्लोपिडैप 300 और एटोरवा 80 मिलीग्राम। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि ये डोज याद होने बहुत जरूरी है और एडिक्वेट क्वांटिटी में ही पेशेंट को जाने चाहिए। जैसे ये स्टेप क्लियर हुआ, नेक्स्ट स्टेप इज सबक्यूटेनियस लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। पेशेंट को लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन 0.6 ml देना है और कार्डियोलॉजिस्ट के साथ में कोऑर्डिनेट होके पेशेंट को थ्रोम्बोलाइसिस की तैयारी करनी है। थ्रोम्बोलाइसिस किस किस चीज से किया जा सकता है? थ्रोम्बोलाइसिस के लिए अपने पास मोटा मोटी 3 टाइप के ड्रग आजकल अवेलेबल है। एक है STK, स्ट्रेप्टोकाइनेज जिसे बोला जाता है। इसका डोज है 15 लाख इंटरनेशनल यूनिट इन 100 ml NS ओवर 1 आवर। अगर हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेज से थ्रोम्बोलाइज कर रहे हैं तो इसका डोज है 15 लाख इंटरनेशनल यूनिट 100 ml में डाल के इन्फ्यूजन ओवर 1 आवर। थ्रोम्बोलिसिस प्रोसेस शुरू करने से पहले कुछ मेडिको लीगल चीजें समझ लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पेशेंट को इसके पहले ब्लीडिंग टेंडेंसीज की कोई बीमारी थी क्या? फॉर एग्जांपल इंट्राक्रैनियल हिमोरेज कभी हुआ है, GI ब्लीड मतलब आंतड़ों में से ब्लीड कभी हुआ है, तीसरा पाइल्स या फिस्टुला जैसी कोई बीमारी है जिसमें से उसको रिसेंटली ब्लीड हुआ है, ये हिस्ट्री पेशेंट से लेना। और थ्रोम्बोलिसिस मतलब खून अचानक से पतली करने की दवा देना पेशेंट को जरूरी क्यों है और उससे खून पतला होके खून का बहाव होने के चांसेस है, ये उनको समझा के इसका प्रॉपर रिटर्न कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ में ये चीज़ प्रॉपरली कम्युनिकेट हो जानी चाहिए कि ये पेशेंट की कंडीशन क्या है और पेशेंट को हम क्या इलाज कर रहे हैं और इलाज का पॉसिबल साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। तो ऑफ कोर्स मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लिसरीन, लोडिंग डोज, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, और उसके बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया है थ्रोम्बोलाइसिस करना। अगर स्ट्रेप्टोकाइनेज से थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं तो 15 लाख इंटरनेशनल यूनिट 100 ml NS में ओवर 1 आवर के लिए हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जब STK से थ्रोम्बोलाइजेशन चालू हो जाता है तो मैंडेटरी चीज है एवरी 5 मिनट BP, पल्स, SpO2 मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन। इसका डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे ही अपन ने STK इंजेक्शन चालू किया है पेशेंट को हाइपोटेंशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो उस हिसाब से अपन ने जो नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन चालू किया है या तो उसका डोज कभी टाइट्रेट करना पड़ता है, कम करना पड़ता है ताकि थ्रोम्बोलाइसिस प्रोसेस प्रॉपरली हो सके, या स्ट्रेप्टोकाइनेज का स्पीड थोड़ा टाइट्रेट करना पड़ सकता है जैसे ही BP कम होना चालू हो जाता है। याद रखिए कि स्ट्रेप्टोकाइनेज से थ्रोम्बोलाइजेशन जहां तक हो सके प्रोसीजर स्टॉप नहीं होनी चाहिए। स्पीड थोड़ा कम ज़्यादा किया जा सकता है, जहां तक कोशिश हो थ्रोम्बोलाइजेशन स्टॉप नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो नाइट्रोग्लिसरीन थोड़ी देर के लिए हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, बट 1 घंटे तक किसी भी हालत में थ्रोम्बोलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना ज़रूरी है। अगर बिल्कुल ही शॉक में चला जाता है पेशेंट, BP ऊपर नहीं आता है, तो इसके साथ में आइनोट्रोप सपोर्ट लगा के पेशेंट का थ्रोम्बोलाइजेशन पेशेंट कंप्लीट कर लेना है, थ्रोम्बोलाइजेशन का प्रोसीजर।
STK की जगह आजकल न्यू एज 2-3 अच्छे ड्रग्स आए हैं, जिसमें पहला है टेनेक्टिप्लेस। इसका प्रीमेड वायल आता है, इंजेक्शन डाइल्यूट करके 1 वायल बोलस ओवर 3 to 4 मिनट्स। इसको कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है? टेनेक्टिप्लेस को 1 वायल डाइल्यूटेड इन 10 cc/ns बोलस ओवर 3 to 4 मिनट्स। इसका एडवांटेज ये है, क्योंकि डोज बोलस है तो 1 घंटे तक पेशेंट की कंडीशन कैसी है, पेशेंट का बीपी कम ज़्यादा हो रहा है, पेशेंट का पल्स कम ज़्यादा हो रहा है, ये सब फैक्टर्स पे डोज टाइट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट अवे बोलस इंजेक्शन दिया जाता है और पूरा थ्रोम्बोलाइजेशन 1 वायल में कंप्लीट हो जाता है। ये इस थेरेपी का एडवांटेज है। इसकी कॉस्ट थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट के लिए, क्योंकि दीज आर कॉस्टली ड्रग्स। 30,000 से ऊपर इनका डोज आता है 1 वायल का। इसका डोज डिसीजन होता है 0.5 mg पर kg। मतलब अगर 60 kg वेट है पेशेंट का तो हमें टेनेक्टिप्लेस एडमिनिस्टर करना है 30 mg डाइल्यूटेड इन 10 cc/ns बोलस ओवर 3 to 4 मिनट्स। दैट्स इट। इसके आगे का ड्रग आता है रेटिप्लेस। रेटिप्लेस इंजेक्शन में 2 वायल आते हैं। डोज सारे पेशेंट्स के लिए सेम है। 1 वायल स्टैट ओवर 3 to 4 मिनट्स एंड 1 आफ्टर 30 मिनट्स। सेकंड वायल आफ्टर 30 मिनट्स पेशेंट को देनी है। इसकी भी कॉस्ट लगभग टेनेक्टिप्लेस जितनी ही आती है। ये इंजेक्शन के लिए प्रैक्टिकली जब हम ग्राउंड लेवल पे आईसीयू में काम करते हैं तो दिक्कत ये होती है कि कभी कभी फर्स्ट वायल देने के बाद में पेशेंट को अरिथमिया हो जाता है, पेशेंट को अनस्टेबिलिटी हो जाता है, तो बहुत बार शार्प 30 मिनट्स पे सेकंड वायल डिलीवर नहीं होता है और थ्रोम्बोलाइजेशन प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता है। सो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे आईसीयू में काम करते वक्त मेरा खुद का एक्सपीरियंस टेनेक्टिप्लेस के साथ में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सिंगल बोलस डोज है। ओवर 3 to 4 मिनट पुश कर देने के बाद में थ्रोम्बोलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जैसे ही पेशेंट को थ्रोम्बोलाइजेशन पेशेंट का कंप्लीट हो जाता है, रिपीट ईसीजी करना ज़रूरी है। रिपीट ईसीजी में एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के चेंजेस कैसे है, रिवर्ट हुए हैं, नहीं रिवर्ट हुए हैं, क्या है, और पेशेंट को आगे की सलाह क्या देनी है। अगर थ्रोम्बोलाइजेशन से ये रिवर्ट हुए हैं, पेशेंट का चेस्ट पेन कम हुआ है, बीपी, पल्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये वाइटल्स स्टेबल है, तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन का डोज एज पर वेट डिसाइड करके पेशेंट को आगे की ट्रीटमेंट तय की जाती है। अगर थ्रोम्बोलाइजेशन पेशेंट को कंप्लीट करने के बाद में भी चेस्ट पेन नहीं जाता है, नो रिलीफ इन पेन, इस सिचुएशन में हमें अर्जेंट एंजियोग्राफी एंड प्लास्टी, जिसे पानी बोला जाता है, वो करना ज़रूरी हो जाता है। तो पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ में इनिशियल जो भी कॉन्वर्सेशन होगा, इसमें ये सब समझा के रखना बहुत ज़रूरी होता है कि थ्रोम्बोलाइजेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसीजर। अगर वहाँ से सिम्टम्स में रिलीफ नहीं मिलता है, पेशेंट मेडिकली स्टेबल नहीं होता है, तो पेशेंट को पामी मतलब अर्जेंट एंजियोग्राफी एंड प्लास्टी इमीडिएटली करना ज़रूरी हो जाता है। ये सब चीज़ें रैपिड स्पीड पे हॉस्पिटल में आईसीयू में होनी चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो उसके सर्वाइव करने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट एक अल्गोरिदम टाइप में अपन देख सकते हैं इस चीज़ को। पेशेंट कम्स टू द हॉस्पिटल, एम आई डायग्नोस्ड,
monitor loading doses, ऑक्सीजन, ये सब साइमल्टेनियसली होना चाहिए, नाइट्रोग्लिसरीन मतलब वेसोडाइलेटर्स, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, थ्रोम्बोलाइजेशन, if possible urgent angiography and PAMI। पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्ट से कार्डियक अरेस्ट होने से पहले ये सब चीज़ें रैपिड स्पीड से हॉस्पिटल में होनी ज़रूरी है, तो पेशेंट का सर्वाइवल का चांसेस 80% से ज़्यादा होता है। अगर ये चीज़ें सर्टन टाइम में नहीं होती है तो पेशेंट का डेथ का चांस, मॉर्टेलिटी चांस मोर देन 50% हो जाता है। तो इसलिए ऑन ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स को ये सारी चीज़ें समझ के इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू।